उतर गया। देखो दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो दो मॉलिक्यूल अगर सेम सब्सटेंस के हों, वो दो मॉलिक्यूल अगर सेम सब्सटेंस के हों तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और दो मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट सब्सटेंस के हों और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? एडिसिव फोर्स कहेंगे। ठीक? जैसे मान लो एक गिलास में पानी है तो वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगाते हैं? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ करके बाहर नहीं जाने देते। देखो ये मान लो ये वाटर का ये इसके अंदर वाटर है। ठीक, अब वाटर के देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब जो सरफेस के ऊपर जो इसका मॉलिक्यूल है सरफेस पर जो ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक, इस वाटर के मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इस वाले मॉलिक्यूल के इसके नीचे वाला, इस मॉलिक्यूल को इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस को छोड़ करके ये बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, अब अगर हम इसको गर्म करें, हीट करें और इस मॉलिक्यूल को हम इतनी एनर्जी दें इस वाले मॉलिक्यूल को कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर हो सके, इसको अगर इतनी एनर्जी हम दे दें कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बाहर हो जाए तो ये हो जाएगा बाहर, जिसको हम कहते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन कहते हैं। बात समझ में? ये उड़ने लगेगा ये। तो ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये सब एक तरह के सब्सटेंस मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा। तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये शीशा है, ठीक, या मान लो ये कोई दीवार है, ये दीवार के ऊपर आपने पानी फेंक दिया तो अगर इसका एडिसिव फोर्स, अब देखो यहाँ पर दीवार का जो पार्टिकल है वो अलग सब्सटेंस, दीवार एक अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अलग सब्सटेंस है। मगर जब वाटर को जब दीवार पर जब डाला जाता है तो अगर इस दीवार और वाटर के बीच अगर एडिसिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा, अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ये उसको क्या करेगा? इसके पानी के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये दीवार भीग जाएगी। और वह दीवार और जो लिक्विड है वो लिक्विड के बीच अगर एडिसिव फोर्स अगर नहीं ज़्यादा है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो पारा है, पारा मरकरी को दीवार पे फेंकोगे तो मरकरी को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। या मान लो ये पूरा आयल लगा हुआ है, उसके ऊपर तुम पानी फेंको तो आयल और पानी के बीच जो एडिसिव कोहेसिव फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स, ठीक है, तो वो उस पर नहीं चिपकेगा। तो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स ये डिफिनीशन बात समझ में आई? समझ में आ गई? इसके बाद मैं जा रहा हूँ बताने सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एडिसिव फोर्स और
कोसी फोर्स पर आगे और डिटेल में बात होगी सरफेस टेंशन के बाद। आइए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होता है बोलो। तुम लोग तो बड़ी आसान डिफिनीशन बता दोगे कि जो टेंशन सरफेस पर होता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, काम खत्म हो गया। ऐसा मत करना, ठीक ना? ठीक ना? तो सरफेस टेंशन जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो ऊपर वाली जो लिक्विड की जो सतह होती है, जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस के ऊपर की जो सरफेस, बिल्कुल जो फ्री सरफेस जो होता है, उस फ्री सरफेस पर जो उसका फ्री सरफेस है, ये एक तनी हुई झिल्ली की तरह से बिहेव करता है ना। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्टेज मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली की तरह से बिहेव करता है। पानी है, अगर वो लिक्विड वाटर हो तो वाटर का भी ऊपर वाला सरफेस वो तनी हुई झिल्ली की तरह से बिहेव करता है। जैसे एक झिल्ली कोई हो, उसको तान दिया जाए मेम्ब्रेन को, ठीक ना, तो उस तरह से इसका ऊपर वाला सरफेस बिहेव करता है। ठीक, तुम ये देखे होगे कि पानी के ऊपर मच्छर आके बैठ जाता है, बैठ जाता है ना, तो वो तनी हुई झिल्ली की तरह से वो बिहेव करता है वाटर सरफेस। उसके ऊपर उस झिल्ली पर जो बनी हुई फिल्म है, झिल्ली है, उसके ऊपर मच्छर आके बैठ जाता है। मच्छर जो अंडे देते हैं पानी में देते हैं, तो पानी में वो डूबता नहीं है, और जो तनी हुई जो झिल्ली है उसी। तुम कभी कभी देखे होगे कि जो पानी जो रुका हुआ पानी होता है, जाओ देखो उसमें तमाम तरह के छोटे छोटे उसमें फ्लाई जो है उड़ते हुए तुमको मिलेंगे। ऐसे हाथ करो, बहुत सब उड़ने लगेंगे। मच्छर भी उसी पर बैठा हुआ मिलेगा, उसके मच्छर के अंडे भी उसी सरफेस पर रहते हैं, ठीक ना। वो एक झिल्ली बन जाती है ऊपर, ठीक ना। अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो उसका जो सरफेस टेंशन है, जो ऊपर जो झिल्ली जो बन रही है वो फट जाती है, और उसके अंडे क्या होते हैं, अंदर चले डूब जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक स्टेज मेम्ब्रेन। तो सरफेस टेंशन जो है ये खूबी है, ये गुण है, ये एक प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी, जिस खूबी, जिस गुण के कारण जो लिक्विड है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह से, स्टेज मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करता है। तो लिखो, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी property by virtue of which by virtue of which ये खूबी है, ये गुण है, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच मीन्स जिस खूबी के कारण, जिस खूबी के वजह से, है ना, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक, बिहेव्स लाइक ए स्टेज या इलास्टिक स्टेज मेम्ब्रेन, बिहेव
लाइक ए इलास्टिक, इलास्टिक समझ रहे हमने, बोलो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ठीक। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, तनी हुई जो झिल्ली होती है वो क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि वो कम से कम एरिया कवर करे, कम से कम एरिया कवर करे। एक झिल्ली आप तान दीजिए तो ये सोचेगा कि हम कम से कम एरिया कवर करें, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, है ना। टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, बात समझ में आई? तो लिखो टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज, क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मिनिमम एरिया ऑक्युपाई कर सके। सो एज टू ऑक्युपाई, सो एज ऑक्युपाई मिनिमम एरिया, ठीक। वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, ताकि वो मिनिमम एरिया कवर कर सके, ठीक। अब देखो पानी ऊपर से गिराएगा तो वो गोल हो जाती है उसकी बूंद, क्यों? क्योंकि वो स्फीयर का जो सरफेस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक ना। स्फीयर का सरफेस क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इस स्टेज मेम्ब्रेन की तरह से ये बिहेव करती है। और मेम्ब्रेन हमेशा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने। अब जैसे रबर है, रबर को आप तान दीजिए, वो स्टेज इलास्टिक रबर, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारे हाथ को वो खींचेगा, दोनों हाथ को छोड़ दोगे तो वापस। तो उसी तरह से मेम्ब्रेन भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्यों? टू ऑक्युपाई मिनिमम एरिया, बात समझ में आई? या मिनिमम सरफेस एरिया लिखो, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक। अब देखो हो गया, देखो मान लो ये एक फ्री सरफेस है, ये एक फ्री सरफेस है, ठीक। इस फ्री सरफेस पर आप एक लाइन बना दीजिए, इसकी लेंथ मान लो L है, इसकी लेंथ क्या है इस लाइन की, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक। अब देखो गौर से यहां देखो, ये जो लाइन है ये बहुत पतली लाइन है, बहुत पतली, इतनी पतली है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, इस लाइन के ठीक ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है और ठीक इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल, और इस लाइन पर जो मॉलिक्यूल होंगे ना, ये इस लाइन पर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक। ये इसको अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अटैक करेगा तो फोर्स लगाएगा, और इसको ये भी अटैक करेगा, इस पर जो मॉलिक्यूल है ना। तो ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करेंगे।
अब देखो ये बैलेंस हो जाएगा। ये जितना फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल जितना फोर्स ऊपर लगा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस पर उतना ही फोर्स लगा ना। तो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। इसलिए ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये रहेगा। ये लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन कौन सी है, इमेजिनरी लाइन है। तो लिखो इमेजिन ए लाइन, इमेजिन ए लाइन ए बी। ये वाली लाइन मान लो ए है, ए बी ये लाइन है। इमेजिन ए लाइन ए बी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री, इस फ्री सरफेस पर ए बी एक लाइन हमने क्या किया, इमेजिन किया, ठीक ना। देखो स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस ऑन दिस लाइन, ये ऐसे लिखो, द लाइन इज इन इक्विलिब्रियम, अब इस लाइन के ऊपर क्या है, इस लाइन पर पार्टिकल होंगे, ठीक ना। तो लाइन को इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि पार्टिकल उस लाइन पर सब इक्विलिब्रियम में होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स अपोजिट और सेम और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज दे एक्टेड अपॉन, लिखो बिकॉज दे एक्टेड अपॉन, बिकॉज दे एक्टेड अपॉन, दे एक्टेड अपॉन, बिकॉज दे आर एक्टेड होगा, बिकॉज दे आर एक्टेड, दे आर एक्टेड अपॉन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम आइदर साइड, एक्टिंग perpendicular to line, acting perpendicular to line from either side, from either side। अब देखो यहाँ ये लाइन है, इस लाइन पर, ये सरफेस पर है, ये इस पर ये लाइन बनाए हैं, सरफेस पर बना है। तो सरफेस पर बनाए हैं तो अब इस लाइन पर मॉलिक्यूल्स होंगे ना। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल, इसके ये मान लो यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो ठीक इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगा फोर्स, इधर, ठीक। और ये वाला जो मॉलिक्यूल जो इसके पास है, इस लाइन के पास, ये मॉलिक्यूल, इस पर जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये लाइन है और ये फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? तो अब देखो
इफ एल इज द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, लेट इफ एल इज लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, ठीक, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन ए बी की ये लेंथ है, एल है, स्मॉल एल, ठीक। एंड एफ क्या है, एंड देखो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है, मान लो एफ, देखो यहां ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये इसके बगल के सारे पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और इसके ठीक बगल वाला जो दूसरी साइड, ऊपर नहीं, हाँ ऊपर जो है मत कहो, क्योंकि ये सरफेस है और लाइन इस पर बनी हुई है, लाइन इस पर न बनी हुई है, लाइन इस पर बनी हुई है, तो ये इधर का जो पार्टिकल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इधर का पार्टिकल, ऊपर तो फ्री सरफेस है, ऊपर तो पार्टिकल नहीं है, इसलिए हम ऊपर नीचे की बात नहीं है, आइदर साइड, बात समझ में। तो एल इज द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन एंड एफ इज टोटल फोर्स, एफ इज टोटल फोर्स ऑन लाइन, टोटल एफ इज टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन लाइन, जिसमें कोई लिटरल फैक्टर ना हो, टोटल फोर्स ऑफ लाइन ऑन आइदर साइड, टोटल फोर्स ऑन लाइन, ठीक है चलो, टोटल फोर्स ऑन लाइन, ठीक ना। अब मुझको ये बताओ, देखो इधर देखो, टोटल फोर्स इस पर ज्यादा लगेगा या इस पर, इस पर, क्यों, क्योंकि इसको जो है इस पर फोर्स लगाने वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे, फोर्स लगा, इस लाइन, अगर लाइन लंबी है तो इसके बगल के पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा दूर तक होंगे, वही ना फोर्स लगा रहे हैं, तो लाइन लंबी होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, बात समझ में आई। तो ठीक है, अब ये देखो, देन force on line by either side particle is proportional to length of line, है ना। फोर्स ऑफ फोर्स ऑन लाइन ए बी बाई आइदर साइड पार्टिकल, हैं, बाई आइदर साइड पार्टिकल, दोनों तरफ के पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन एल, लाइन जितनी लंबी होगी उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, बात समझ में आई। तो देखो यहाँ एफ प्रोपोर्शनल एल, प्रोपोर्शनल एल, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या रखेंगे, कोई एक कांस्टेंट रखेंगे, तो कौन सा कांस्टेंट रखते हैं हम, सिग्मा, सिग्मा है, एफ क्या है, उस इमेजिनरी लाइन पर लगने वाला फोर्स, एल क्या है, इमेजिनरी लाइन की लेंथ,
ये इमेजिनरी लाइन किस पर है? फ्री सरफेस पर है। किस पर है? फ्री सरफेस पर। ये फ्री सरफेस पर है। ठीक। तो F प्रोपोर्शनल L, तो F इक्वल टू सिग्मा L, जहां सिग्मा क्या है? वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट नोन एज, यही सरफेस, बोलो, यही सरफेस टेंशन है। यही सरफेस टेंशन नोन एज सरफेस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यही सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है। बात समझ में आई? तो देखो, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन L। इधर देखो, F अपॉन L। सिग्मा इक्वल टू L इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा F बाई। तो अब इससे सिग्मा की डिफिनीशन क्या मिल गई? अब देखो, L को अगर हम एक ले लें, इफ L इक्वल टू 1, L को 1 ले लें तो 4 सिग्मा क्या हो जाएगा? F। इस इमेजिनरी लाइन पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन कहलाएगा। कौन सी इमेजिनरी लाइन? जिसकी लेंथ यूनिट हो, है ना? जिसकी लेंथ यूनिट हो। बात समझ में आई? तो ठीक ना? अब तो इसकी एक डिफिनीशन बन गई क्या? बोलो। एक तो ये सरफेस टेंशन ये हो गया, ठीक। दूसरी इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? दूसरी डिफिनीशन क्या हो गई? लिखो, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट। देखो यहाँ, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ को कितना कर दिए हम? 1। या लेंथ से आप डिवाइड कर दीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक ना? पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द इमेजिनरी लाइन, ठीक ना? अक्रॉस द इमेजिनरी लाइन आर। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये ऑन कर दो, ऑन इमेजिनरी लाइन, ऑन इमेजिनरी लाइन। क्रॉस across the surface of given liquid bus, across the surface of given surface tension is a force per unit length on imaginary line across the surface of given liquid। ये दूसरी डिफिनेशन हो गई, ठीक है? तो ठीक है,
समझ में आ गया? लिक्विड के फ्री सरफेस पर इमेजिनरी लाइन पर यूनिट इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स लगता है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक ना? सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स F इक्वल टू सिग्मा L। एल को अगर यूनिट कर दिया जाए तब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। बात समझ में? फ्री सरफेस पर इमेजिनरी लाइन पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन कहलाएगा। बात समझ में? अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट निकाल लो। क्या होता है एसआई यूनिट? इसकी निकालो यहाँ से। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होगा इसकी? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? देखो यहाँ से न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर की एसआई यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होगा? बोलो, इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन अपन लेंथ का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ? m/t पर -2। m/t पर माइनस और ये L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। m/t पर माइनस ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। m/t पर -2 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा।